मायावती पर फैलाकर भ्रम, चंद्रशेखर बढ़ा रहे कदम। साहब के जाने के बाद उनके समय में भी बहन जी ने बहुत काम किया, बहुत सेवा की है। मायावती का हर मौके पर सम्मान, क्या है रावण का प्लान? यूपी का बेस्ट सीएम अब तक का किसे मानते हैं? माननीय बहन जी को। बीएसपी की तारीफ फुल, भीम आर्मी का बना रहे पुल। बहन जी हमारी नेता है, आदर्श है। उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। मायावती को बताएं नेता, चंद्रशेखर बड़ा सियासी अभिनेता। मायावती जी तो बहन जी हमारी बड़ी नेता है, वो सत्ता में है ही नहीं। कुछ लोग बात करके आशीर्वाद देते हैं, कुछ लोग बिना बात करे आशीर्वाद देते हैं। माननीय बहन जी को भी जो है उनकी जहाँ से भी उनके कोऑर्डिनेशन हो सकता है उनको जो है न्योता जरूर भेजा गया होगा। वो हमारी बड़ी नेता है और उन्होंने लंबे समय तक आवाज उठाई है, वर्गों के उत्थान में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा अगर वो आ जाए आशीर्वाद देने, और तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। साहब के जाने के बाद उनके समय में भी बहन जी ने बहुत काम किया, बहुत सेवा की है। बहन जी हमारी नेता है, आदर्श है। उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। यूपी का बेस्ट सीएम अब तक का किसे मानते हैं? माननीय बहन जी। आजाद समाज पार्टी चलाने वाले, भीम आर्मी की अगुवाई करने वाले दलित नेता चंद्रशेखर आखिर हर मौके पर, हर जगह पर बीएसपी और दलितों की नेता मायावती की तारीफ क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने क्यों वो किसी भी मौके पर मायावती के बयानों की या उनके फैसलों की कड़े शब्दों में आलोचना नहीं करते हैं? आखिर क्यों वो उदित राज की तरह मायावती पर दलित विरोधी होने के आरोप नहीं लगाते हैं? क्या है मायावती की तारीफ के पीछे चंद्रशेखर का सियासी प्लान? आज इस 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको वो सारे राज बताएंगे और समझाएंगे कि क्यों चंद्रशेखर किसी भी कीमत पर मायावती विरोधी की छवि नहीं बनाना चाहते। इसकी वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए देश में दलित आंदोलन कैसे आगे बढ़ा और कैसे बाबा साहब की आरपीआई की जगह बीएसपी ने ली और उसकी जगह अब तक कोई और क्यों नहीं ले पाया, और क्यों मायावती के बाद कोई बड़ा दलित चेहरा अब तक नहीं बन पाया है। भारत में दलित आंदोलन की शुरुआत ज्योतिराव गोविंदराव फुले के नेतृत्व में हुई। ज्योतिबा फुले ने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ना और भिड़ना सिखाया। ज्योतिबा ने भारत में दलित आंदोलनों का सूत्रपात किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। दलित शब्द सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने अस्पृश्य जातियों के लिए इस्तेमाल किया था। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन कहकर संबोधित किया, जिसका मतलब है हरि के संतान। गांधी और अंबेडकर के बीच मतभेद रहे, लेकिन गांधी ने हमेशा अंबेडकर की राजनीति और उनके सवालों को जायज करार दिया। यही वजह रही कि संविधान जब बनाया जाने लगा तो अंबेडकर को अहम भूमिका सौंपने की पैरवी गांधी जी ने की। सबसे पहले आज़ादी के पहले जो दलित आंदोलन हुए उनको समझिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि दलित राजनीति के चेहरे कैसे और कब कब बदले। क्या चंद्रशेखर भी इसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? वो दलित संघर्ष की परंपरा में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 1861 में सीवी रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई और एम पद्मनाभ पिल्लई ने नायर आंदोलन शुरू किया। नायर आंदोलन ब्राह्मणवादी सत्ता के खिलाफ था। नतीजा 1891 में मलयाली स्मारक बना। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना कर दलितों को लामबंद करने का बड़ा काम किया गया। 1873 में ज्योतिराव फुले के नेतृत्व में सत्यशोधक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य निम्न जातियों, अछूतों और विधवाओं की मुक्ति थी। ब्राह्मण प्रभुत्व के खिलाफ ये भारत में एक बड़ा आंदोलन बना। 1897 में कैवर्तस आंदोलन शुरू किया गया, जिसकी वजह से जाति निर्धारणी सभा महिषा समिति की नींव रखी गई। 1916 में डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. चेट्टी और एन. मुदलायर ने जस्टिस पार्टी मूवमेंट शुरू किया। इस आंदोलन के जरिए सरकारी सेवाओं, शिक्षा और राजनीति में ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया गया। दक्षिण भारतीय लिबरेशन फेडरेशन SILF का गठन हुआ। दलित समूहों के आरक्षण के लिए 1930 में संगठन ने आंदोलन शुरू किया। स्वसम्मान आंदोलन 1925 में राम स्वामी नायक या पोरियार के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ब्राह्मणों का वर्चस्व तोड़ने के लिए पेरियार ने कुड़ी अरासू पत्रिका शुरू की। फिर 1924 में BR अम्बेडकर के नेतृत्व में महार आंदोलन की शुरुआत हुई। अम्बेडकर ने वंचित वर्गों के उत्थान, छुआछूत मिटाने, वंचित वर्ग संस्थान बनाने का काम किया।
इसके अलावा बहिष्कृत मराठी पत्रिका समाज समिति संघ अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। 1932 में कांग्रेस ने हरिजन आंदोलन की शुरुआत की। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संगठन बनाया। महात्मा गांधी ने 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। इनमें से कुछ दलित नेता दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गए, लेकिन कुछ ने पूरे देश पर छाप छोड़ी। उनमें से एक थे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, जो सबसे बड़े दलित नेता बनकर उभरे। अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके अनुयायियों और कार्यकर्ताओं ने 1957 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया और एन शिवराज को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन यह पार्टी महाराष्ट्र तक सिमट कर रह गई। आरपीआई के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कांशीराम ने एक अलग पार्टी बनाकर किया। बहुजन समाज पार्टी ने इस दलित राजनीति का बैटन अपने हाथ में थामा। जो अगर बहन जी नहीं होती तो हम यहाँ खड़े हुए नहीं होते। आज जब तक बहन जी है तब तक तो हम किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर अंबेडकर की जगह देश में कोई नहीं ले पाया, लेकिन पंजाब में जन्मे कांशीराम ने दलित आंदोलन को एक नया रंग दिया, एक नई उड़ान दी। कांशीराम आरपीआई का हिस्सा नहीं बने, उन्होंने अपना एक अलग दल बनाया, लेकिन उन्होंने अंबेडकर और दलित राजनीति से जुड़े पुरोधाओं का हमेशा सम्मान किया। यही काम मायावती ने भी किया और अब चंद्रशेखर रावण ने भी दलित राजनीति के नायकों के सम्मान वाला फंडा अपना रखा है। पहले समझिए कि मायावती ने कैसे दलितों को राजनीति में एक बड़ा स्थान दिलवाया। उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुई। उत्तर प्रदेश में बुरे हालात में भी मायावती के साथ करीब 9% वोट बैंक है। राजस्थान में 2023 में 2 विधायक बीएसपी के बने, 1.82% वोट मिला। मध्य प्रदेश 2019 में 1 सांसद, 2023 में 1 विधायक, करीब 3.31% वोट। छत्तीसगढ़ कई बार विधायक चुने गए, करीब 2% वोट। पंजाब 2022 में 1 विधायक, करीब 2.49% वोट। उत्तराखंड कई बार विधायक बने, करीब 1.81% वोट। हरियाणा में कई बार विधायक बने, करीब 1.28% वोट बैंक। दिल्ली में अच्छी पकड़, करीब 2% वोट बैंक। बिहार में भी कई बार चुनाव जीती, करीब 1.75% वोट बैंक। यानी पूरे देश में बीएसपी की मजबूत पकड़ है और चंद्रशेखर केवल एक प्रदेश तक सीमित है। वो नगीना से सांसद चुने गए हैं, लेकिन उनकी नजर बीएसपी के इस वोट बैंक पर है, जो उन्हें मायावती को नाराज करने से हासिल नहीं होगी। बल्कि उनके पास 2 ही विकल्प है, या तो मायावती को दलित वर्ग ही खारिज कर दे, या फिर मायावती उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दे। दलितों की जुबान पर अब चंद्रशेखर का नाम चढ़ने लगा है। जब तक मायावती जी हैं तब तक मायावती जी हमारी आन बान शान है और हमारी मायावती जी आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो चंद्रशेखर इतना संघर्ष कर रहे हैं दलितों के लिए, बेकार है? नहीं, वो भी अच्छे लीडर हैं, वो भी अच्छे नेता हैं, वो भी आगे काम करेंगे। तो पार्टी में क्यों नहीं ये 2 जगह क्यों बट के राजनीति हो रही है? एक साथ आइए ना भाई, दलित राजनीति का चेहरा एक लाइए। आएगा, आने वाले टाइम में आएगा। चंद्रशेखर आने वाले हैं? हाँ, आने वाले हैं। अभी बात हो गई है, डील हो गई है? नहीं, अभी हमारी बात तो नहीं हुई है सर। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में हमारा जो है कि एकजुट होगा। मायावती अभी चंद्रशेखर को दलित समाज में वोट काटने वाला नेता मानती हैं और उनसे मुलाकात या बातचीत तक नहीं करती हैं, लेकिन चंद्रशेखर हमेशा उनकी तारीफ ही करते हैं। अब अगर चंद्रशेखर मायावती के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो पूरा बीएसपी कैडर उनके खिलाफ हो सकता है, और एक समझदार राजनेता होने के नाते चंद्रशेखर ये कभी नहीं करेंगे। वो धीरे धीरे दलित समाज में अपनी पैठ बना रहे हैं, और राजनीतिक पंडित तो ये कहते हैं कि मायावती के बाद दलित राजनीति के बड़े दावेदार तो चंद्रशेखर ही बन रहे हैं, कोई इसे माने या ना माने। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।